नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आतंकियों का रहनुमा कौन विषय पर। पुंछ हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों को किसने दी पनाह, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले हफ्ते पुंछ में हमले की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। 6 स्थानीय लोगों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए विस्फोटक और हथियारों का प्रयोग करके हमला किया था। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि 20 अप्रैल का हमला एक सुनियोजित अटैक था, जिसे 3 से 5 आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने पहले इलाके का मुआयना किया, इलाके को समझा और फिर हमले की जगह चुनी। उसके बाद घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जम्मू संभाग के पुंछ में हुए घातक आतंकी हमले में जहां प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की शैडो संगठन PAFF ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वहीं इस संगठन द्वारा जारी पोस्टर में एक हथियार को भी दिखाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस हथियार का नाम हैकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल है। इसको नाटो और यूएस की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देने में करती है। यहाँ तक कि इस हथियार का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भी सील टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियां 5.56 × 45 mm होती है, जो स्टील बुलेट जैसी ही नजर आती हैं और इनमें स्टील बुलेट की तरह ही निशाने को चीरकर जाने की क्षमता होती है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। इसमें अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और तुर्की में बनी पिस्टल कैनिक TP शामिल है। घाटी में आतंकवादियों के पास से स्टिकी बम भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में देखा गया है। यहाँ बने स्टिकी बम की बनावट वैसी ही है। हालांकि सूत्रों की माने तो स्टिकी बम को यहाँ पर ही आतंकवादियों द्वारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आधुनिक हथियार हमेशा से ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता और चुनौती बनती आई है। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को खंगालने में जुट गई हैं। हालांकि घाटी में हुए विभिन्न मुठभेड़ों में करीब 1 दर्जन M4 कार्बाइन राइफल्स को बरामद किया गया है, जबकि तुर्की में बनी पिस्टल विभिन्न अभियानों में 40 के करीब बरामद हुई हैं। तो पाकिस्तान से चलाया जा रहा हथियारों का सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के साथ ये आशंका जताई जा रही थी कि तालिबान कश्मीर में आतंकवादियों का साथ देगा या नहीं। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ऐसे हथियारों का आतंकवादी संगठनों के पास देखा जाना कहीं न कहीं एक ऐसे सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। शुक्रवार 28 अप्रैल को DGP जम्मू के राजौरी जिले पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जिस जगह ये हमला हुआ उस जगह की पहले आतंकवादियों ने रेकी की और फिर अच्छे से समझकर हमले के लिए एक चयनित किया। इस जगह पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 होती है। One thing which is common is the handlers across from the Lashkar-e-Toba are common, and the couple of people who are sitting there and controlling these operations. After Dangri, they've done this incident. In most of these cases, organization involved is same. The handlers are by and large common. Just couple of them who are involved in this case. DGP ने कहा कि ये जगह ढलान पर है, जहां पर तीखे मोड़ है और यहां पर छिपने की जगह भी है। इस वजह से इसी जगह को आतंकवादियों ने हमले के लिए चुना। दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने इस हमले के लिए सड़क पर ही एक एम्बुश लगाया, जिसके बाद वाहन पर फायरिंग की गई और फिर वाहन को IID से उड़ा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि लगता है कि आतंकवादियों का इस इलाके में नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने न केवल इस जगह का चयन किया बल्कि बारिश के बावजूद इलाके में घात लगाकर सेना के वाहन को निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। अब ये कहा गया कि आतंकियों की कलई खोलकर रख दी है, आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी गई है, और उसके बाद जिस तरह के हमले सामने आए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या लापरवाही बरती गई, इंटेलिजेंस फेल हुआ, हथियारों की जो खेप मिली है या जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इसमें अमेरिका का भी एक एंगल जुड़ रहा है। तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं। 2 खास मेहमान, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों से आपको रूबरू करवाते हैं। सुरेश गोयल साहब पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और झा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, चूंकि सुरक्षा को लेकर मामला है, फिर जो
गंभीर पहलू हैं उसके लिए हम सुरेश जी से जानकारी लेंगे। ये कहाँ चूक हो गई? इंटेलिजेंस की चूक है या किस तरह की चूक माने हैं? क्योंकि हम तमाम दावे कर रहे थे कि अब आतंकियों की हमने कमर तोड़कर रख दी और फिर ये हमला। रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए अपने चैनल पे। जी देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे यहाँ का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे और भी कहीं हो, इसमें फेलियर तो होती है। जी और ये फेलियर एक लेवल पे नहीं, कई लेवल पे होती है। इंटेलिजेंस चूक ये जरूर हुई है, क्योंकि जब इतने आतंकी, इतने परिष्कृत, इतने एडवांस वेपन्स लेके उन्होंने अटैक किया हुआ है, जी तो ऑब्वियसली एडवांस जो इंटेलिजेंस की है वो चूक है। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर में मैं काम कर चुका हूँ 3 साल तक, तो ये दहशतगर्दी के समय में क्या होता है कि रोज जब हम सुबह में ब्रीफिंग के लिए आते हैं तो उसमें एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी अटेंड करते हैं, और उस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो उस एरिया के हैं वो आके हमें बताते हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे बैठते हैं, बताते हैं कि आज के दिन में इतने सारी आए हैं, इतने सो सोर्स से, इतने सो सोर्स से। तो सोर्स को ध्यान में रख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी क्रेडिबल माना जाए। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं हमारे पास आने से पहले वो अपने लेवल पे उसको वेरीफाई, रिकन्फर्म करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है जिसको कि ज्यादा तवज्जो दी जाए। उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल होते हैं उनकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि आज के दिन में नहीं, ये पिछले 4 दशक से कश्मीर में जिहाद चल रहा है, जिसका एक रूप हमने देखा था जो जिनोसाइड हुआ था कश्मीरी मुस्लिम्स का, कश्मीरी पंडित का 19 जनवरी 1990 मेरी पोस्टिंग उसी दिन आई थी। तो मैंने वो चीज देखा हुआ है। और ये सिर्फ जो JKLF थे वो उसमें नहीं थे, वहाँ के हर मस्जिद से आवाज आ रही थी, राले साले या गाली, मतलब या तो आप कन्वर्ट करो या आप मरो या भागो। ये चीज हर मस्जिद से आप अनुमान कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। हर मस्जिद के मुल्ले इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये तो हमने अपनी आंखों से देखी है, और ये पूरा जो लोग वहाँ पे रहते थे उन दिनों में उन्होंने देखा है। तो वो लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है ना, अब तो ऐसी स्थिति। मैं 30 सेकंड और लूंगा। वो जो चीज हमने देखी थी उन दिनों में कि जो लोकल लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट थे वो तब से आप तक चले आ रहे हैं। और आज के दिन में जो हमने ये पूंछ में देखा है, जो भिम्बर गली है, ये भिम्बर गली में एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे के जो ये सिक्योरिटी फोर्स जो थे वहाँ के रसद सामान उनके ईद के लिए लेके जा रहे थे, मिठाई लेके जा रहे थे। तो इसीलिए एक अकेली वो पुराने दौर की बातचीत हो गई ना, वो तो पुराने दौर की बातचीत हो गई। 2014 नहीं, जब जो पुरानी भी आपने कहा कि लोग इस तरह के हथियार लेकर जा रहे हैं, तो वो पुराने 2014 के बाद तो बहुत सारी स्थिति बदल गई। देश के किसी भी और कोने में, अंदर खाने अगर बात की जाए तो वहां पर इस तरह का हमला नहीं आया। सुरेश गोयल, थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे, अमेरिकी एंगल दिख रहा है यहाँ पर। जो हथियार आप देख लीजिए, नाटो जिस तरह का इस्तेमाल करता है, नेवी सील जो इस्तेमाल करती है, उस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने आधुनिक हथियार अभी भी आतंकवादियों के पास पहुंच रहे थे। क्या हम माने कि कोई देश ऐसा है जो पीछे से पनाह दे रहा है इन आतंकियों को? और अभी भी जो पहले एंगल हमने अमेरिका का तलाशा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ तो अमेरिका या चीन दोनों में से किसी का हाथ हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम अपना असेसमेंट देखें जी, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे उनसे संबंध है, रिलेशन है, तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि इस वारदात में अमेरिका का या चीन का भी, मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं से कोई परोक्ष हाथ रहा हो। ये बात अब गले के नीचे नहीं उतर पाती है, क्योंकि ये उनके लिए एक छोटी सी चीज होगी, और इस छोटी सी चीज के अंदर यूएस के लिए रिश्तों को बहुत बिगाड़ना एक शामिल हो जाएगा। चीन के लिए कोई खास गेन नहीं होगा, एक्शन काफी बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये बात हमने इसलिए भी आपसे पूछी, ये क्योंकि आप तो काफी अनुभव रखते हैं, सारी चीजें आपको बहुत बारीक जानकारियां हैं। लादेन का जब जिक्र आया था तो उसको पनाह और उसको बनाया कैसे गया था, इसके पीछे किसका एंगल था, और वो कहाँ जाकर छुपा था फिर अमेरिका को, और अमेरिका लंबे समय तक पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा है।
और कुछ समय पहले अमेरिका ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि हम पाकिस्तान से एक बार फिर से दोस्ताना हाथ बढ़ाए जब उसने लोन लेने की बात की, इसलिए हमने इस एंगल को भी तलाशने की कोशिश की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था जी कि मुझे लगता ये है कि बजाय अमेरिका के या चाइना के पाकिस्तान को डायरेक्टली हथियार दे या उनके थ्रू टेररिस्ट को दे, आप ये याद रखिए कि अभी अभी अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकली हैं और जब बाहर निकली हैं अपने पीछे काफी बड़ा जखीरा छोड़कर गई है। ठीक। और जो जखीरा है हथियारों का वो टेररिस्ट के हाथ में लगा है। काफी सारे, बल्कि पहले एक असेसमेंट आई भी थी कि ये हथियार जो है भारत के आतंकवाद, भारत के खिलाफ आतंकवाद में काम में आ सकते हैं। तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये जो हथियार का सोर्स रहा है, हर एक खास तौर पर आईएसआई का एक जो नेटवर्क रहता है कि वहां से हथियार लेंगे अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको दिया जाएगा, और एक रूट बन गया है ये जी। तो हथियार की बात तो ये है जी। दूसरी चीज ये है कि मैं अभी झा साहब बोल रहे थे जी, एक बहुत बड़ी चीज है इंटेलिजेंस के इनपुट जब भी आते हैं जी, उनका जो असेसमेंट होता है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 100% प्रूफ इंटेलिजेंस मिल जाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एंगल होता है, टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज होती है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर के एसेस करते हैं, ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। ठीक बात है। लेकिन एक चीज और भी है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, इससे पहले भी हो चुका है कि अगर हमारी मूवमेंट होती है आर्म पर्सनल की, और ये जो जीप पर हुआ था ये मूवमेंट हो रही थी, ये किसी एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कोई एम्बुश नहीं हो रहा था ये। तो जब मूवमेंट होता है तो रूट का ठीक से सर्वे किया जाता है, रूट का सैनिटाइजेशन होता है, जहां से ज्यादातर निकलते हैं। अगर पूरा कॉन्वॉय नहीं भी है तो बीच बीच में देखा जाता है कि आसपास कुछ है तो नहीं, वो यहाँ पर हुआ नहीं बिल्कुल भी है। और तरीके को भी देखना होगा कि किस तरीके से हमला किया गया है, क्योंकि एंगल ये आ रहा है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारने वाले जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह की चीजें, यानी बहुत सारी हाईटेक चीजें आ गई। अब युद्ध को अगर देखा जाए, कोई युद्ध भी लड़ता है तो आजकल इतनी है कि सेना को भेजने की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा लड़ाई तो आप अपनी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए परास्त कर देते हैं सेना को। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी हैं। वीएन झा साहब, एक अफगानिस्तान का गोयल साहब ने एक एंगल दिया यहाँ पर, और उनका एंगल काफी हद तक ठीक भी लग रहा है कि वहां पर इतने हथियार छूट गए थे कि हो सकता है आतंकी संगठन जिनके बारे में कहा गया, कई बार चर्चा हुई, खबरें भी आई कि वहां पर पाकिस्तान से समर्थित आतंकी है जो पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक आतंकी संगठन जो जैश-ए मोहम्मद का शैडो संगठन कहा जाता, वो यहाँ पर सक्रिय हो गया और पता नहीं लग पाया उन चीजों का। ये जो एंगल सामने आ रहा है, क्या ऐसा संभव है जब भारत ट्रेनिंग दे रहा हो, अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो, अफगानिस्तान की हर संभव मदद कर रहा हो, और इस तरह की चीजें सामने आ जाए? रविंदर जी, बिल्कुल जो भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि ये जो वेपन्स आए हुए हैं ये वही अमेरिकी वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान के थ्रू या ठीक उससे पहले अमेरिकी सेना पाकिस्तान में भी रह चुकी है। ठीक बात। और आपको बहुत सारे ऐसे वाकया याद होंगे जबकि वहां पे लूटपाट हुई है। तो जब ये हथियार जो थे जो अफगानिस्तान में जो छोड़े गए हुए हैं, जिन दिनों में तालिबान ने वहां पे कैप्चर किया था, आपको पता होगा उन दिनों में लगभग 10,000 पाकिस्तानी टेररिस्ट उनके साथ में मिले हुए थे। ठीक बात। तो पाकिस्तान के पास भी टेररिस्ट के पास भी कुछ हथियार आया हुआ था, लेकिन जो मेन हथियार उनका था वो काबुल में था। काबुल का हथियार को बिल्कुल तालिबान ने लिया हुआ है, और मुझे इस पे विश्वास करने का कोई वजह नहीं लगता है कि तालिबान जिन्होंने वो लिया हुआ है वो उसमें से कुछ हथियार उन्होंने पाकिस्तान को ना बेचे होंगे, चाहे बेचे होंगे चाहे दिए होंगे। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ हथियार की बात नहीं कि आपने एक हथियार उठा लिए और चले गए। हथियार में बड़े प्रिसीजन एम्युनिशन लगते हैं। आपने देखा होगा ये जो असॉल्ट राइफल्स हैं, इसमें वो स्टील के जो बुलेट्स हैं वो बनते हैं और वो हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक बात। तो
जो सप्लायर्स हैं, इंटरनेशनल जो आर्म्स डीलर सप्लायर होते हैं, उनके थ्रू तो वो बुलेट तो आ जाएंगी, लेकिन वो सप्लाई कंटिन्यूस रहना चाहिए, क्योंकि उनको उनकी ट्रेनिंग भी मिलती है और फिर उस वेपन को लेके वो इंडिया में भी आए हुए हैं। आपको याद होगा ये जो भीमबर गली एरिया है, भट्टा दुरिया है, एक और है देहरा की गली है, ये 3 एरिया है जहां से पहले भी डांगरी विलेज में वो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे वहां पे आए हुए थे। तो यहाँ भी जिस दिन वाकया हुई है उससे 2 दिन 3 दिन पहले का इंटेलिजेंस था कि 2 टेररिस्ट अंदर में इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, लेकिन ये काम जो था ये काम कम से कम 5 से 7 टेररिस्ट का था जो उन्होंने किया हुआ है। तो बाकी टेररिस्ट कहाँ से आए? या तो वो होम ग्राउंड थे या वो पहले से आके गांव में बैठे हुए थे। और एक चीज आपको पता होगा कि जब गांव में ये जो हमारे सिपाही वो उनके लिए रसद और मिठाई लेके जा रहे थे, तो ऑब्वियसली चीज उनको पता था कि एक ट्रक अभी आ रही है, आरआर की राष्ट्रीय राइफल्स की एक छोटी सी टुकड़ी आ रही है। तो जो इंफॉर्मेशन जाता है ये इंफॉर्मेशन टेररिस्ट को भी वहां पे था और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। जो अभी आपने बताया कि 6 लोग वहां से गिरफ्तार हुए हैं, 6 ही क्यों, बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो उनको पता होगा कि ये होने वाला है। उन्होंने ये खबर हमारी सरकार को या हमारी सेना को नहीं दी है। अगर वो दे देती समय से तो फिर वो अकेली गाड़ी नहीं आती। याद रखिए, लोग कहीं पे कोई एक वेलफेयर ऑपरेशन करते हैं तो वेलफेयर ऑपरेशन का नजरिया जो कि दोपहर में या शाम के टाइम में होता है, वो उसमें ऐसा होता है कि सुबह तो आरोपी हो गई, रोड ओपनिंग पार्टी चली गई, जो इमीडिएट कॉन्वेय थे वो चले गए। अब ये एक छोटा सा रसद गांव वालों को देना है जो एक जेस्चर है, हो सकता है कि वो पूरी कॉन्वेय के साथ ना जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए वहां के जो लोकल कमांडर थे उन्होंने कहा हुआ कि ठीक है चलो तुम 4-5 लड़के ये लेके एक 3 टनर या एलपीजी लेके चले जाओ, गांव में जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ। ऐसा होता है, हालांकि इसमें रिस्क है और वही रिस्क हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, इसमें किसी एक सिर्फ एजेंसी का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। गोयल साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि वजह क्या है, क्योंकि डोभाल साहब के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि डोभाल साहब हर जमीनी चीज से परिचित हैं, और अगर देखा जाए तो सफलता इस बात के लिए कहा जा सकता है और इस बात का दावा तो किया जा सकता है कि अंदरूनी कोई हमला नहीं हुआ है, हमले सीमा तक आतंकियों के समेट दिए गए। ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए तो अंदर तक होटल ताज तक पहुंच गए थे। मुंबई में जिस तरह के हमले हुए हैं उससे 2-4 होना ही पड़ता था, कई बार इस तरह के वाक़े सामने आए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आतंकी संगठन की बात चल रही है, कश्मीर को लेकर हम बात करते रहते हैं, कहाँ हमारे अंदर कमी आ जाती है? हम क्यों नहीं जागरूक कर पा रहे हैं उन नागरिकों को जो वहां पर रहते हैं, उनको क्यों नहीं भरोसा दिला पा रहे हैं जो इनको आतंकियों का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है? ये आपने सवाल बहुत मुश्किल सवाल पूछा है जी, क्योंकि इसके बारे में किसी के पास भी कहने के लिए कि यही एक वजह है वो इम्पॉसिबल है, वो क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बात पूछी है आपने जी। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरा अपना विचार है ये जी जी कि देखिए काफी अरसे थे जो पाकिस्तान की माली हालात है, पाकिस्तान की आईएसआई की भी थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है जी। तो वो जो उनका इंटरवेंशन होता है भारत में एलईटी के थ्रू या जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके थ्रू, जेईएम के थ्रू जो होता है वो अभी भी हो रहा है। ठीक बात। लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किलें सामने आनी शुरू हो गई जी, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि उनकी कैपेसिटी पहले से कम जरूर हुई है जी। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है जी कि एक तरह से जिसमें कॉस्ट कम है जी जी कि हथियार और जो असलहा है वो आप ड्रोन के थ्रू भेज दीजिए जी और लोकल आदमी को अगर आपने ट्रेन कर रखा है वो आपका काम करेंगे ये। ठीक। तो वो जो लोकल आदमी है बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, बॉर्डर से क्योंकि आ रहा है वो, लेकिन ज्यादातर टेररिस्ट जो इन्वॉल्व है वो बाहर के नहीं, अब अंदर के हैं कश्मीर के। ठीक। और इसीलिए ये आखिरी बात कह रहा हूँ ये, इसीलिए ये सोचना कि खाली सीमा तक नियंत्रित है ये और आगे अभी नहीं हो रहा है,
मेरा ख्याल है इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक बात कि है। उनका वीएन झा नेतृत्व साहब कहाँ कुछ तक कहना खड़ा चाह रहे हैं। है। वीएन झा साहब जी, जल्दी जी, संक्षेप तो में। ये मैं कहना चाहता था, जी। बिल्कुल गोयल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, लेकिन जो अंदर के टेररिस्ट हैं जी उनकी हमें इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली। हाँ। आपको याद होगा कि पहले भी सेना ने कहा था कि अगर अंदर में कोई टेररिस्ट है तो सरेंडर कर दो, जी। नहीं तो तुम्हारी आयु जो है वो 2 महीने की रह जाएगी। ठीक बात। क्योंकि इस 2 महीने में उस इंटेलिजेंस का पता चल जाता है, फिर उनका इनकाउंटर होना लगभग तय है। ठीक तो बात। अंदर के भी लोग हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी वारदात नहीं करेंगे। जी। अक्सर क्या होता है, देखिए मैं एक बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं। समय कम है, हम संक्षेप जानते में हैं, बात पूरी मुझे करें। मुझे 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 10 सेकंड दीजिएगा। जी जी देखिए, 2 लॉन्च पैड ठीक इसी एरिया में है, हाँ एलओसी के दूसरे तरफ में। ठीक बात। हम जानते हैं उसमें टेररिस्ट भरे हुए हैं, हाँ। वहां से वो स्नीकिंग करते हैं। हाँ। यहाँ पे भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को एक प्रोएक्टिव जो एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रही कि उन टेररिस्ट को उसी लॉन्च पैड में खत्म कर दो। जी। आज के दिन हमारे पास में हेलीकॉप्टर है। इसका विकल्प कैसे तलाशा जाए? गोयल साहब आप बताइए संक्षेप में, विकल्प कैसे तलाशा जाए? जो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि है तो वहीं जी। पर, लेकिन एक टफ जो है वो कदम उठाना पड़ेगा सख्त। संक्षेप में आपसे जानेंगे। मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि आपने पहले एक चीज कही थी जी कि लोगों के साथ में जी एक जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। जब तक हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे, ये हमारे लिए परेशानियां बनी रहेंगी। ठीक बात। मैं ये छोटी सी लेकिन बड़ी बात और कह रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें एक पहल करनी पड़ेगी कि इस तरह के हथियार आतंकियों तक ना पहुंचे, कुछ ऐसा भी। उसका करते रहेंगे, जी लेकिन अल्टीमेटली सिक्योरिटी हमको अपने अंदर से करनी होगी। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे में आतंकियों का रहनुमा कौन, इस पर हमने चर्चा की, साथ ही साथ कमियां जहां आती हैं उसको भी बताया उन्होंने। बहुत अच्छी आज की डिबेट, हमारी समस्या हमारे जो मेहमानों ने हमें समझाने की कोशिश की, बहुत बारीक चीजें समझाई हैं, हमारे दर्शकों को समझ में भी आई होगी। लेकिन एक लाइन में अगर हम बात समझें तो साफ है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, अपने आप को सुरक्षात्मक रूप से हाईटेक जिस तरह से हम हो रहे हैं, अपने जवानों को वो चीजें मुहैया करानी है ताकि इस तरह की घटनाओं पर हम और सख्त तरीके से विराम लगा सकें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।